तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। याउन होंग हाई को डिवोर्स पेपर्स देने आया था, पर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब होंग हाई उसे बताती है कि मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ। जो सुन याउन समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। होंग हाई पूछती कि तुम मुझे क्या बताने आए थे यून, तो उसे सॉरी कह देता है आज तुमसे रूडली बात करने के लिए और आज तक हर दिन के लिए आई एम सॉरी। अब से मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करूंगा। हिंग है तो बस उसकी बातें सुन रही थी। अचानक से यून का फेस रोने जैसा हो जाता है तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 3 महीने, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। यून को ऐसा देखकर होंग हाई पूछती है क्या तुम सीरियस हो। इस पर यून उसे गले लगा लेता है और कहता है लव यू होंग हाई। ये सुनकर होंग हाई भी हैरान होती है तो उससे कहती है कि क्या तुम सच में मेरे बिना नहीं जी सकते। यून कहता है हाँ नहीं जी सकता। इस पर होंग ही कहती है कि ठीक है, फिर क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। जो सुन यौन हैरान होता है। होंग है कहती है तुम्ही ने तो कहा कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। इस पे यौन कहता है कि मेरा लिटरली वैसा मतलब नहीं था, मुझे बस लगा कि शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जो सुन एच एंग हाई उसकी ओर घूरने लग जाती है। जो देखन वो थोड़ा डरते हुए कहता है कि मैं बस सोच रहा था क्या ऐसा होता भी है। होंग हाई बताती है कि ऐसा पहले होता तो था। पुराने जमाने में एक प्रथा थी जिसे सुन जांग कहा जाता था। उसमें अगर एक कपल में से कोई मर जाए तो उन दोनों को साथ में ही जला दिया जाता था। यून तो और ज्यादा डर जाता है क्योंकि होंग हाई ज्यादा मजाक नहीं करती थी, तो पता नहीं वो ऐसा करा भी सकती है। ये सोचकर अपना यंग तो डर जाता है। तो होंग हाई कहती है कि फिर हमारे मरने के बाद तुम आफ्टर लाइफ में मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी तुम इतना सीरियस होकर मजाक कैसे कर लेती हो। होंग हाई पूछती कि क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है। यून थोड़ा नर्वस होते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। होंग हाई कहती कि मेरा मतलब था कि तुम ये दिखावा बंद करो। अब जाकर यून को थोड़ा चैन पड़ता है तो यून उसे अच्छे से पूछता है कि पूरी बात बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताया, तुम्हें क्या हुआ है। इसी बहाने वो डिवोर्स पेपर्स को छुपा लेता है। पूछता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने सच में बताया कि तुम्हें 3 महीने लग जाएंगे मरने के लिए। मेरा मतलब था कि क्या सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे जीने के लिए। तो यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। इस दोपहर का जब होंग हाई को डॉक्टर का कॉल आया था, डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी है, इसलिए वो अभी के अभी उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। इन हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आती है जहाँ वो याउन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस पर याउन उसे डायरेक्टली मना कर देता है। होंग हाई कहती है कि अभी तक तो मैंने पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। यून कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। यून उसे चिल्लाकर बोलकर चला जाता है। होंग हाई भी हैरान रह गई थी क्योंकि ऑफिस में यन ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। तो होंग हाई अकेले ही डॉक्टर से मिलने पहुँच जाती है। तो अंदर जाते हुए वो अपनी घड़ी देखती है, तभी अचानक उसे अजीब सा फील होता है। अचानक से जैसे वो कहीं बर्फीली जगह पहुंच गई थी, ऐसा उसे लग रहा था। पर अगले ही पल वो अचानक से अपने सामने डॉक्टर को देख पाती है क्योंकि होंग हाई उनके केबिन में पहुंच गई थी, पर उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आई। थोड़ी देर पहले ही तो वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस में थी और डॉक्टर से पूछती कि मैं यहाँ कब आई, मैं तो अभी हॉस्पिटल के लॉबी में थी, अचानक से यहाँ कैसे आ गई। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे यहाँ पे टेलीप होकर आ गई हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। होंग है कहती है कि मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि मुझे कभी कभार हेडेक होती है, कभी कुछ चीजें भूल जाती हूँ। होंग है याद करती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। एक दिन वो एक मीटिंग में थी, लेकिन अगले ही पल वो अपने केबिन में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। कभी कभार तो उसे याद नहीं रहता कि उसने 10 मिनट पहले क्या किया। कभी कभार वो पिछले 30 मिनट का भूल जाती है, तो कभी कभार वो पिछले कई घंटों के बारे में भूल जाती है कि उसने पिछले 2-4 घंटों में क्या किया था। और ऐसा ही होंग हाई के साथ उस दिन भी हुआ था जब यून ने उसे 1 घंटे बाद लंच में मिलने बुलाया था। होंग हाई अपने ऑफिस में बैठी थी, अचानक उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है तभी वो भूल जाती कि उसे याउन ने मिलने बुलाया था, इसीलिए वो तो ऑफिस में बैठकर अपने सारे काम कर रही होती है। कुछ घंटे बाद जब उसकी सेक्रेटरी आती है, उसे यहाँ देखकर वो उससे पूछती कि आप अभी तक यहाँ कैसे, आपको तो डायरेक्टर याउन से मिलने जाना था ना। तो होंग हाई जल्दी से पहुँच जाती है याउन के बताई जगह पर। तब तक याउन जा चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, डॉक्टर होंग हाई से कहते हैं कि अगर तुम्हें पहले कई बार ऐसा हो चुका है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। होंग हाई कहती कि मुझे लगता था कि शायद मैं सो गई होंगी, शायद थकावट की वजह से मैं भूल जाती थी। मुझे कभी ऐसा बॉडी में दर्द वगैरह महसूस नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगा ये सब कुछ नॉर्मल है। क्या मुझे सच में कुछ हुआ है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें क्लाउड साइटोमा है, जो एक बहुत ही रेयर बीमारी है पूरी दुनिया में। इसके बहुत ही कम केसेस हैं, बल्कि कोरिया की तुम ही पहली इंसान हो जिससे ये बीमारी है। होंग हाई पूछती कि क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी या किसी मेडिकेशन से मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर बताते हैं कि तुम सर्जरी नहीं करा सकती क्योंकि
तुम्हारी कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली होंग हाई को एक बहुत ही रेयर ब्रेन ट्यूमर है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर जब उसके ट्यूमर के बारे में बता रहे थे तो होंग हाई को फिर से कुछ हो जाता है, उसे नेशंस होने लगते हैं। अचानक से हेन को अपने आसपास गहरा सा दिखाई पड़ता है और फिर से उसे लगने लगता है कि जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर आ गई है। इसे डॉक्टर की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि डॉक्टर उसे यही बता रहे थे उसके जो ट्यूमर सेल्स हैं वो उसके सारे नर्वस में फैल चुके हैं, इसीलिए उसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो रहा है और इसी की वजह से उसे हेल्थ निशस भी होंगे। साथ ही में तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेडिकेशंस तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी और सर्जरी कराना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल चुका है। अब होंग हाई तो अपने लुसने में खोई हुई थी। डॉक्टर जोर से उसका नाम बुलाने लगते हैं, तब जाकर होंग हाई अपने लुसने से बाहर आती है। इससे होंग हाई की सांसें फूल जाती है। होंग हाई लसन की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। तो होंग हाई अपने आप को शांत करके डॉक्टर से पूछती है, फिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? कोई ऑर्डिनरी पर्सन इससे बचे या ना बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे मेरी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाएं, आप मुझे इसका इलाज बताइए। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, पर तुम्हारे हेडेक और मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ मेडिसिन दे सकता हूँ। होंग हाई डॉक्टर से कहते हैं कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? डॉक्टर बताते हैं कि जिस स्पीड से तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल रहे हैं, मैक्सिमम 3 महीने हैं तुम्हारे पास। पहली बार होंग हाई को डर लगा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, होंग हाई कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, तो यून कहता है कि वो यहाँ के बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं, तो जरूर उन्होंने सच ही कहा होगा। होंग हाई कहती है कि फिर क्या मुझे अपने बॉडी के बारे में पता नहीं होगा? क्या कभी तुमने मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है या कोई पैकेज्ड फूड? यून कहता है नहीं देखा। होंग हाई कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी, न ही स्मोक करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस पीती हूँ। हर दिन योगा और मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है जबकि मैं बचपन से खुद को हेल्दी रख रही हूँ। कई लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें तो कभी ये बीमारी नहीं हुई, फिर ये रेयर बीमारी मुझे ही क्यों हुई? तो यून उसे थोड़ा शांत कराता है। पर एच एनिग हाई फिर भी कहे जा रही थी कि मनो मैं बीमार हूँ, पर ये डॉक्टर्स मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो सब पॉसिबल है, लोग चांद पर जा रहे हैं, कार्स अपने आप चलती है, AI को देख लो, सब काम अपने आप ही हो जाता है। फिर ये लोग मेरे दिमाग से छोटा सा ट्यूमर क्यों नहीं निकाल सकते? यून उसे कंसोल करते हुए कहता है कि क्यों ना हम कल हॉस्पिटल दोबारा चले, हो सकता है डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई हो, इसीलिए तुम आज अभी रेस्ट करो, कल हम दोनों चलते हैं ना हॉस्पिटल, डॉक्टर से अच्छे से बात करेंगे। होंग हाई कहती, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी? इतना सब कुछ होने के बाद वो कहता है कि पता नहीं मुझे भी आज रात नींद आएगी या नहीं, पर हम देखते हैं कि अपना यौन तो बड़े ही चैन से सो रहा था, सुबह आराम से उठता है, मूड तो उसका काफी अच्छा लग रहा था। आज की सुबह से बहुत ही डिफरेंट फील हो रही थी, अंदर से यौन को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वो तो गाने गुनगुनाते हुए मिरर के पास आता है। अचानक उसे हिंग हाई के कंडीशन का ख्याल आता है, तो वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना उसका भरोसा नहीं, वो मुझे भी अपने साथ जला देगी। मुझे तो दुखी होना चाहिए कि 3 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं और मुझे तो अब डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। यह बात कहते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। भाई को 3 महीने बाद इस फैमिली से छुटकारा जो मिल जाएगा, पर फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने स्माइली फेस को सैड करने की कोशिश करता है। देन यन होंग हाई के रूम में जाता है, पर वो देखता है कि होंग हाई तो अभी भी सो रही है। एक हाथ उसका बेड से बाहर था, जो देख युन तो घबराने लग जाता है क्योंकि होंग हाई इतनी देर तक कभी नहीं सोती। तो युन अपने मन में सोचता है कि इसे क्या हो गया। युन थोड़ा घबराते हुए होंग हाई को चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। होंग हाई के बेड पर हाथ मारते हुए उसे जगने के लिए कहता है, कोई रिस्पांस नहीं देती तो यून और थोड़ा डरते हुए उसके पास जाता है और उसके हाथ को उठाता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ता है बिल्कुल एक मरे हुए इंसान के हाथ की तरह उसका हाथ नीचे आ जाता है। पर होंग हाई के बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। यून तो और ज्यादा डर जाता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो वो होंग हाई की सांसें चेक करता है, समझ नहीं आता तो वो उसकी हार्ट बीट सुनने जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ उसकी हार्ट बीट सुन ही रहा था। इतने में होंग हाई कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? यून उसकी ओर घूम जाता है, दोनों बहुत ही करीब होते हैं। होंग हाई पूछती है कि कर क्या रहे थे, तो यून नर्वस होकर उसे किस कर देता है और कहता है मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। होंग हाई उठने जाती है, डर के मारे यन तो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि होंग हाई उस पर गुस्सा करेगी, पर होंग हाई कहती है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है। यून नर्वस होकर कहता है कि नहीं, तो होंग हाई कहती कि आज तुम्हारा चेहरा भी चमक रहा है, लगता
लगता है तुम आज बहुत खुश हो और कल रात बहुत अच्छी नींद आई होगी। यून अपना चेहरा टच करते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सुन होंग हाय उठ जाती है, जिसे देख योन तो डर जाता है, पर होंग हाय फ्रेश होने के लिए चली जाती है तो योन भी गिरते पड़ते हुए अपने रूम निकल लेता है। फिर दोनों तैयार होकर डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जाते हुए होंग हाय यून को वार्न करती है कि मेरे कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को भी पता चला तो वो तुम्हारी गलती होगी। योन हाँ कहता है एंड याउन उससे पूछता है कि क्या तुम अपने कंडीशन के बारे में अपने फैमिली को भी नहीं बताओगी। होंग हाय कहती कि उन्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन करने के काफी करीब हूँ और तुम तो जानते ही हो कि ग्रैंडपा ने मुझे क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर देते हुए कहा था कि मैं इस क्वींस ग्रुप को तुम्हारे डैड के बदले डायरेक्ट तभी सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होगी। यानी होंग हाय जब 1 महीने में 1 ट्रिलियन 1 का सेल करेगी तभी उसे पूरे क्वींस ग्रुप का कंट्रोल मिलेगा। एंड यून कहता है कि तुम्हारे लिए अभी अपनी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तुम इस हाल में भी क्वींस ग्रुप के बारे में कैसे सोच सकती हो। होंग हाय बताती है कि मेरा भाई सुचियोल वो तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है किसी तरह से मुझे हराने की, और मेरी माम वो भी तो कम नहीं है। अगर उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तो वो लोग तो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगे और इस बात पर फाइट करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टीज कौन लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी कि सब लोग पैसों के पीछे ही पड़े हुए हैं, इनकी फैमिली में रिश्ते नाते तो बस नाम के हैं। ये जानकर यून को होंग हाय के लिए बुरा लगता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।